नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक आनंद गुप्ता है और आप देख रहे हैं कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सदा विजय इस सीरीज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होगी। तो आइए इस वीडियो की पहले रूपरेखा देख लेते हैं। रूपरेखा देखिए, टॉपिक कहां से कहां हम कवर करने वाले हैं। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के स्वराज पार्टी की स्थापना यानी कि 1885 से लेकर के टोटल 1923 तक का जो पूरा क्वेश्चन सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसआई में आया है वो सारे कवर करेंगे जो सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। दूसरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है पहले भी मैंने बताया और मैं फिर से ये बता रहा हूं कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और एसआई आदि में पूछे गए प्रश्नों का हम क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। दूसरा, अधिकतम प्रश्नों को उत्तर याद रखना भी क्या है इस वीडियो का उद्देश्य है। एक तो याद कराना भी उद्देश्य है और खुद याद भी रखना उद्देश्य है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न याद होने चाहिए। एक तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि जितने भी विवादित प्रश्न बनाए गए हैं जिसको लेकर के हमेशा विवाद रहा है, इन प्रश्नों की भी हम क्या करेंगे, सही व्याख्या करेंगे। आज एक प्रश्न ऐसा मैंने डाला जरूर है जिसको लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है। इसके बाद कुछ इमेजेस, कुछ चार्ट, कुछ डायग्राम, कुछ ट्रिक्स आदि का भी प्रयोग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि आप इस वीडियो का अधिकतम लाभ कैसे उठा पाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए कि आपको क्या करना है, पीडीएफ मोबाइल ऐप से आपको क्या करना है, पीडीएफ कंपटीशन एकेडमी ऐप में जाना है। वहाँ पेड कोर्सेज के आखिरी में यूट्यूब नोट्स ये लिखा होगा, वहाँ जा करके आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और कम से कम 2 बार इसको अवश्य पढ़ना है। वीडियो तो देखना ही है, इसके अलावा क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके आपको क्या करना है, इसको ध्यान से आखिरी तक के 2 बार कम से कम पढ़ना है। दूसरी चीज है, स्वयं से क्या करना होगा, आपको प्रश्न को हल भी करना होगा। आप पीडीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे और उसको हल करने के बाद आप अधिकतम रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। आगे देखिए, तीसरी बात है, वीडियो चला करके हेडफोन लगा करके आप इसको बार बार सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको चीजें और ज्यादा अधिक मात्रा में याद होंगी, ठीक है। आगे देखिए, दिखाए गए वीडियो के इमेजेस आदि को भी क्या करें, आप एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फोटोज में डालता हूं जो जनरली हमारे दिमाग में ऐसी पर्सनालिटीज नहीं होती है या ऐसा घटना नहीं होता और पूछा गया होता है, तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक। इसके अलावा मैं एक साइकोलॉजिकल बात भी आपको बताना चाह रहा हूं। तो साइकोलॉजी में क्या कहा गया है, देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि हमें जो सुना हुआ होता है, जो हम कानों से सुनते हैं, उसका हमें केवल 10% याद रहता है, जबकि जो हम पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, उसका हमें कितना याद होता है, 20% याद होता है। जबकि जो हमारा देखा हुआ है यानी वीडियो देखा हुआ है या कोई दृश्य देखा हुआ है, वो चीजें हमको क्या होती हैं, 80% तक याद रहती हैं। इसलिए वीडियो सीरीज इतना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आखिरी में कुछ रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिए, सदा विजय जो सीरीज है इसका भाग 1, ये देखिए सदा विजय सीरीज का भाग 1, जिसमें 150 प्रश्नों पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। तो ये वीडियो आप जाकर के देखिए जो 2 या 3 दिन पहले हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है। एक आखिरी बात है कि इस वीडियो को आप कहां तक देखिए, अंत तक के जाकर के देखिए। अंत तक देखने से क्या होता है, आपको एक एक चीजें समझ में आई रहती है और कभी भी आप भूलते नहीं हो कि यार ये प्रश्न हमने देखा हुआ था। और अगर 2 से 3 बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो प्रश्न आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल बात जो बार बार डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर कलाम दोहराया करते थे। तो उनका कहना था कि अनेक पुस्तकों को अनेक बार, है ना, पढ़ने से अच्छा क्या है कि आप एक ही पुस्तक को क्या करें, अनेक बार पढ़ें, ठीक है। तो यही बात मैं भी कह रहा हूं कि आप पुस्तक जरूर पढ़िए, लेकिन यह है कि जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए। हमने पहले ही कहा कि रिवीजन कराना इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस वीडियो का। तो आप भी क्या करिए, एक पुस्तक को बार बार पढ़िए। दूसरा चीज क्या करना होगा, आपको एक वीडियो है उसको एक बार देख करके रख नहीं देना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक के देख लिए तो क्या होगा, उस वीडियो का आप अधिकतम लाभ उठा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो पर आते हैं और वीडियो के जो प्रश्न मैं आज लेकर के आया हूं उस पर भी हम आते हैं। तो पहला
जो क्वेश्चन है वो देखो, इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही क्यों लिया है, पहले तो ये बताऊं मैं। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। इसलिए उन्हीं के योगदान से पूरा पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। इसलिए हमने सबसे पहला ये प्रश्न रखा कि किसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद दूसरा है रास बिहारी बोस, इनका भी नाम नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सरदार भगत सिंह को भी नहीं माना जाता। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके विचार इतने प्रभावशील थे कि इनके विचारों के कारण ही क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फैलने लगा, ठीक है। यह कहना चाहिए भारतीयों ने एक राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन भी डाल दिए थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही राष्ट्रीय आंदोलन की ओर कदम बढ़ाया था। फिर वे कई बार जेल भी गए थे। अंततः होम रूल आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? विस्तार हुआ। तो एक आंदोलन आप जानते हो, होम रूल आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन तब तक नहीं हुआ था। अब आप कहोगे कि इससे पहले एक स्वदेशी आंदोलन तो हुआ था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखना, कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था जो पूरे देश में चला। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कहाँ फैला था? कुछ मात्रा में बंगाल में, कुछ मात्रा में दिल्ली क्षेत्र में, कुछ मात्रा में पंजाब, कुछ मात्रा में मद्रास और बहुत थोड़े से क्षेत्र में बंबई क्षेत्र में। किंतु ये जो आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, ये पूरे देश में फैला हुआ था, ठीक। इसलिए एक आंदोलन का शुरुआत उन्होंने किया, इस राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा गया, ठीक है। बहुत ही महान भारतीय राष्ट्रीय नेता रहे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक बारे में दो बातें और जो एग्जाम में क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो ध्यान रखिए कहाँ इनको जेल भेजा गया था, ठीक है। तो जेल का नाम आप याद कर लो, ठीक है। जेल का जो नाम है इनको जो भेजा गया था वो है मांडले जेल, याद रहेगा। मांडले जेल कहाँ? रंगून में है। दूसरी चीज, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो जेल में उन्होंने लिखी थी वो क्या पुस्तक है? वो भी याद कर लो, गीता रहस्य एक पुस्तक है जो उन्होंने जेल में बैठ करके लिखा था, ठीक बात है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध कथन भी आपको ध्यान में होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। दो पत्रिकाएं भी इनकी याद कर लीजिए, एक है केसरी, दूसरा है मराठा, ठीक है। तो दो इनकी पत्रिकाएं निकलती थी, ध्यान में रहेंगी, ठीक। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाएं। कांग्रेस के पूर्व ढेर सारी संस्थाएं स्थापित हुई थी, उसके बाद एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय एक संगठन स्थापित किया गया था। तो कौन कौन सी संस्थाएं थी, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, व्यापम वाले में भी और पीएससी वाले में भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर से, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रवादी नेता और उनका संगठन सुमेलित है? यानी एक तरफ राष्ट्रवादी नेता है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ उनके संगठन का नाम है, ठीक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सुमेलित है बोला है मतलब राइट पर हमको निशान लगाना है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब नाम क्या दिया इनके में? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटक। तो इंटक संगठन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का नहीं था, ठीक। इसलिए आंसर बिल्कुल नहीं। बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद फिर देखिए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल का गुजरात किसान सभा, देखो बनाने वाले ने भी ऐसा बनाया, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे तो गुजरात किसान सभा उनका होगा, नहीं उनका नहीं था बिल्कुल ये, ठीक है। बहुत बात की संस्था है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन है भारत सेवक समाज, ठीक है। स्पष्ट तौर पर भारत सेवक समाज जो लिखा है वही आंसर में होगा, ठीक। दूसरी बात, गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था है, एक संस्था और याद कर लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडियन सर्विस सोसाइटी। एक और संगठन स्थापित उन्होंने किया था, ठीक है, इंडियन सर्विस सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा लाला लाजपत राय, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी, नहीं, कभी इसमें नाम नहीं आएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इनकी स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जबकि जोड़ी में तो अलग बनाया हुआ है, ठीक है, जो एक व्यापारिक इकाई थी। जबकि गुजरात किसान सभा क्या थी? एक दक्षिण पंथी संगठन हुआ करता था जो पिछड़े हुए विचारों का समर्थक हुआ करता था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, क्लियर है। आगे आते हैं, देखो गोपाल कृष्ण गोखले की फोटो ये है, जिनको राजनीतिक गुरु माना जाता है किनका? महात्मा गांधी का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए।
आगे देखिए अगला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये संस्था बहुत पुरानी है, ठीक है, मतलब कांग्रेस से बहुत पहले ही बन गई थी। दूसरी बात, भारत में जब पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा था तब क्या हुआ था, राजा राम मोहन रॉय आए और राजा राम मोहन रॉय के एक विरोधी के रूप में राधाकांत देव का नाम आता है। उन्होंने ये क्या किया था, एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में इस संगठन की स्थापना की थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और बाद में उसके अध्यक्ष के लिए बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने काम भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका ऑप्शन नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं है। ठीक है, राधाकांत देव, ये इनकी फोटो है राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव विरोधी थे किसके, राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है, इन्होंने धर्म सभा की स्थापना भी करी थी, ध्यान में रखना, धर्म सभा। ठीक है, तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, आनंद मोहन बोस बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में आया। ठीक है, जबकि आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक, इसकी स्थापना कैसे हुई, लैंड होल्डर्स सोसाइटी एक है और बंगाल इंडिया सोसाइटी, ये दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो एक तीसरी संस्था आई थी उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान में रखना, अध्यक्ष कौन थे, राधाकांत देव। क्लियर, आगे देखते हैं, सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अभी देखो सेवा सदन ये बड़ा प्रसिद्ध संस्था था, किसका, यहाँ पर से ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो, शिव नारायण अग्निहोत्री नहीं आएगा, राधाकांत देव नहीं आएगा, बेहराम जी एम मालाबारी, इनका नाम बिल्कुल आएगा। तो बेहराम जी मालाबारी एक पारसी थे जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी, सेवा सदन की। आखिर में देखिए तुलसी राम, ये भी नहीं आएगा। ठीक, यहाँ देखिए बेहराम जी एम मालाबारी, ये है बेहराम जी एम मालाबारी की फोटो। ठीक है, जो एक पारसी हुआ करते थे और जिन्होंने क्या किया, पारसी धर्म को सुधार करने के लिए भी काम किए और पारसी धर्म में और भारत के लिए सेवा सदन जैसा संगठन बनाया जो सेवा से समर्पित था। हालांकि राजनीतिक गतिविधियां भी इनकी काफी थी, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा सदन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। तो सही देखिए क्या क्या विकल्प है। पहला कहता है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। तो देखिए यहाँ पर जेबी कृपलानी जो है वो मजदूर पार्टी का गठन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इन्होंने नहीं किया जेबी कृपलानी ने। ठीक है, क्योंकि जेबी कृपलानी हमेशा कांग्रेस के सदस्य रहे, आजीवन रहे, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात हमको ध्यान में रखनी है, पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी स्थान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो दो सदस्य को नाम ले रहा है, पीसी घोष और टी प्रकाशम। ठीक है, तो देखो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पीसी घोष ये है, पीसी घोष, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर है टी प्रकाशम। इन दोनों ने क्या किया था, बंगाल क्षेत्र में किसानों के बातों को आगे बढ़ाया था, इसलिए इनका नाम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से आता है। दूसरा एक चीज ध्यान में रखना, मजदूर प्रजा पार्टी अलग है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी भी अलग है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका आंसर बी है, ध्यान में रखना। बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन सीजीपीएससी ने इसमें बनाया था, ध्यान में रखने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो आया था ये 1 2 3 4 चारों ही सही था। तो बंग भाषा सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों लगभग एक टाइम पे बनी थी, हालांकि कुछ दिन पहले ये बनी थी। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये तो बहुत बाद का है, और इंडियन लीग उससे भी कहीं बाद का है और एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यही आंसर है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। ठीक है, तो इतने सारे संगठन का क्रम हमने एक बार देख लिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए,
कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन बिल्कुल ही सही है। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर ये भी बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि देखो सत्य शोधक सभा या सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया था, इसलिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर भी यही होगा, ध्यान रख सकते हो। आगे देखो, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना हर बार यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इतने दिन तक देखते आ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आता ही आता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर देखो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और ये इसकी फोटो है। ठीक है, जब क्या किया गया था, जब यहाँ पर सारे लोगों के द्वारा, है ना, सारे लोगों के द्वारा क्या किया गया था, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जरा देखो इसका फोटो, इसमें टोटल जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 72। ठीक है, इन 72 लोगों ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 लोगों के द्वारा की गई। कब की गई, 28 दिसंबर 1885 को की गई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। इसके अलावा तात्कालिक वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन हुआ करता था और प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। ध्यान रखना इसका उद्देश्य के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता की भावना, ठीक है, वो पूरे देश में फैलाना इसका उद्देश्य था, ना कि ब्रिटिश राज का विरोध करना, क्योंकि ब्रिटिश दबा देते। ठीक है, इसलिए शुरू में सीखने के लिए क्या किया गया, इस संगठन को बनाया गया और दमन का शिकार ना हो इसलिए ब्रिटिश का विरोध करना इस संगठन का उद्देश्य नहीं रखा गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर अब देखिए क्वेश्चंस इससे बहुत आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन, मैंने सारे का फोटो वगैरह भी डाल करके रखा है ताकि आपको क्या हो, चीजें अच्छे से अच्छा याद हो। तो आप ध्यान से फोटो को देखते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो देखो सूरत अधिवेशन बिल्कुल नहीं, ठीक है, लखनऊ बिल्कुल नहीं, इसके बाद नागपुर बिल्कुल है, नागपुर में, और गया में नहीं हुआ था। ठीक है, तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था, तो वो लिया गया है नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैं इसमें कहानी बता देता हूँ। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसको लेकर के बहुत सारे नेता राजी नहीं थे महात्मा गांधी से। ठीक है, इसलिए पहले कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन किया गया और उस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसमें एक निर्णय लिया गया कि भाई अभी हम कुछ प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, अगले अधिवेशन में देखेंगे जब वार्षिक अधिवेशन होगा तब। तो एक वार्षिक अधिवेशन कहाँ रखा गया, नागपुर में, और उसी नागपुर अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, अब नागपुर अधिवेशन जो है उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने दो बताया, एक कलकत्ता वाला भी बताया, आपको ध्यान में रखना है। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ वहां पर अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, यहाँ पर कौन है, विजय राघवाचारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य, ठीक है, की मांग उठाई थी? किसकी मांग उठाई, स्वराज की। ठीक है, तो देखो इसमें नाम देखो सीधे सीधे तौर पर। तो सबसे पहला है दादा भाई नौरोजी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल नहीं। बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल, ये तो भाग ही नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी में नाम आ गया गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग उठाई थी, किस चीज की मांग उठाई, स्वराज की। ठीक है, और यही स्वराज बार बार फिर चलता रहा, ध्यान में रखना, 1905 में। ठीक, कौन सा अधिवेशन है, बनारस का। तो बनारस ये देख रहे हो घाट वाली फोटोज हैं। ठीक है, इस पे स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से देखो, यहाँ बनारस अधिवेशन है ना, और बनारस अधिवेशन में ही क्या किया गया है, सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर।
आगे आते हैं इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 का प्रथम फूट पड़ी थी? ठीक है, 1907 में प्रथम फूट पड़ी, तो इसको जानते हो, सबको पता होता है, सूरत अधिवेशन इसका आंसर है। और सूरत अधिवेशन देखो, ये इसका एक फोटो है बहुत प्रसिद्ध, जिसमें सूरत अधिवेशन में महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए थे। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन इसका आंसर है। अहमदाबाद कभी नहीं आएगा, पूना अधिवेशन नहीं आएगा, बम्बई अधिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1907 में प्रथम फूट पड़ गई थी किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अब याद करो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो बार टुकड़े होते हैं उसके, एक तो क्या, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या होगा, जो स्वराज पार्टी, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और यही अध्यक्ष को देखो, यहाँ पर विभाजन का कारण क्या था? तो दो कारण थे, एक तो क्या है, अध्यक्ष पद को लेकर के, तो जो नरम दल वाले थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ वाले गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को, हालांकि उन्होंने पहले लाजपत राय का नाम लिया था और बाद में फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके कारण हुआ। दूसरा कारण क्या था? एक अफवाह फैल गई। तो देखो, अफवाह फैल गई तो याद कर लो, यहां से कौन सा, सूरत अधिवेशन के पहले एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसका नाम याद करो, कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन में गरम दल वालों के प्रभाव से 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। कौन कौन से? स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बाइकॉट। हाँ, बाइकॉट, टोटल 4। तो 4 प्रस्ताव पारित हुए थे कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में। लेकिन हुआ क्या, 1907 का जो अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में इस 4 प्रस्ताव को खत्म करवाने वाले हैं नरम दल वाले, ऐसी एक अफवाह फैल गई। और इस अफवाह का ही परिणाम था कि क्या हुआ, यहाँ पर सूरत में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखना, सूरत अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी बिल्कुल नहीं, फिरोज शाह मेहता बिल्कुल नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी या इन्हीं का नाम है WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल इसका आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखो, सरोजिनी नायडू बिल्कुल नहीं, सरोजिनी नायडू भारतीय महिला है। ठीक है, सुचिता कृपलानी बिल्कुल नहीं, राजकुमारी अमृता कौर बिल्कुल नहीं, एनी बेसेंट जी का नाम स्पष्ट तौर पर आता है। इनमें से कोई भी नहीं आंसर में नहीं होगा। तो कलकत्ता में हुआ 33वां अधिवेशन इस 1917 का, जब कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था। इसमें एनी बेसेंट ने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। आगे देखो, कानपुर में हुए 44वें अधिवेशन यानी 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। ठीक, तो दोनों में अंतर है। प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो क्या बोलना है? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला बोले तो क्या बोलना है? प्रथम भारतीय महिला बोलने पर यहाँ पर नाम लेना है किसका? सरोजिनी नायडू जी का। और प्रथम अध्यक्ष तो देख रहे हो, यहाँ पर फोटो है उमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पर एक फोटो है एनी बेसेंट जी का भी। ठीक है, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी जिन्होंने क्या किया था, भारत में एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं होम रूल आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है वो। इनकी 2 पत्रिकाएं याद कर लो, बहुत काम की, एक तो कॉमनवेल्थ और दूसरा याद में रखना है वो है न्यू इंडिया। ठीक है, 2 यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, एनी बेसेंट जी का। अगला आते हैं इस पे, आगे आओ। सन 1917 के कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने नाम भी देखा। खैर देखते हैं, भूपेंद्र नाथ बसु बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर एनी बेसेंट, अभी मैंने नाम लिया था 1917 में पहली बार कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भूपेंद्र नाथ बसु नहीं, ठीक, एनी बेसेंट नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, यहाँ पर नहीं, एनी बेसेंट तो है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू नहीं और रास बिहारी घोष भी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? एनी बेसेंट। इनकी फोटो मैंने अभी दिखाई, ध्यान में रख लो। ठीक है, तो ये इनकी फोटो है। ठीक, ध्यान में रखना, एनी बेसेंट। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है और यहाँ पर देखो एनी बेसेंट जी। ठीक है,
तब यहाँ पर देखो महिला अध्यक्षों की मैंने क्या करी, एक लिस्ट भी दे दी है, तो ध्यान में रख सकते हो उसको। तो देखो यहाँ से, तो पहली जो महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर सरोजिनी नायडू 1925 में ये बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और 1933 में एक नलिनी सेन गुप्ता एक और थी जो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्लियर है। आगे आते हैं। इसके बाद फिर देखो यहां से, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इस अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। तो देखो यहां से कौन सा है, अमृतसर अधिवेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर है यहाँ पर बॉम्बे अधिवेशन, ये भी नहीं। इसके बाद है कराची अधिवेशन, ये भी नहीं। कलकत्ता अधिवेशन, ये भी नहीं। और सही आंसर है इसका लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन क्यों याद किया जाता है, तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। याद में रखना, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब किसके लिए कार्य करेगी, वो भारत की आज़ादी के लिए कार्य करेगी, इसलिए इस अधिवेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन का पैटर्न है उस पर देख लो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे, और बाद में कौन अध्यक्ष बना, उनके जस्ट बाद में उनके बेटे यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखो ये जवाहरलाल नेहरू की फोटो है, और ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जब पारित किया गया था उस दिन का ये फोटो है, ठीक है। ध्यान में रहेगा कौन सा अधिवेशन, तो यहां पर ध्यान रखना है लाहौर अधिवेशन कब का, 1929 का, ठीक। आगे आते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर नाम पढ़ दे रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं, सी राजगोपालाचारी नहीं, बल्कि पी सीतारमैया। पी सीतारमैया मतलब पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। तो यहाँ पर देखो कौन सा अधिवेशन था जिसमें उनको जीत हासिल हुई, 52वां अधिवेशन, कौन सा, 1938 का, ठीक है, जो गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष किसको चुना गया, सुभाष चंद्र बोस को। क्लियर बात है। लेकिन दूसरा जो 1939 में फिर हुआ, जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ, उसमें कांग्रेस सदस्यों द्वारा उन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया। अब इसमें गांधी जी अपने एक उम्मीदवार को लड़वा रहे थे जिसका नाम क्या था, पट्टाभी सीतारमैया। इसी को परास्त कर क्या किया उन्होंने कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो जीता, ठीक है। हार के कारण गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य, गांधी जी ने क्या कह दिया था, पट्टाभी की हार मेरी हार है। अब पट्टाभी कौन, ये देख रहे हो, पी सीतारमैया या पट्टाभी सीतारमैया, इनकी हार जो है वो मेरी हार है, ऐसा उन्होंने कह दिया। इस कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से उनको लगा कि अगर गांधी खुश नहीं है और सबसे बड़े नेता है तो मैं क्या कर लूंगा, ठीक है। इसलिए उनके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम नहीं किया और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, एक संगठन की स्थापना उन्होंने बंगाल में करी, ठीक है, और अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे करके ऐसा किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के पश्चात त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कब के में, तो ध्यान में रखना 1939 वाले में। क्लियर बात है। अब यहाँ पर देखो पट्टाभी सीतारमैया का फोटो, और यहाँ पर महात्मा गांधी, और कोई मजाक बात हो रही होगी सुभाष चंद्र बोस के साथ, ठीक है। तो यही वाला अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन का एक फेमस फोटो ये है। क्लियर बात, ध्यान में रखना, एकदम महत्वपूर्ण अधिवेशन है। आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कराची में बिल्कुल नहीं, ठीक है, अमरावती में बिल्कुल नहीं, बेलगांव में बिल्कुल, ठीक है, नागपुर में नहीं, कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव, वहीं पर पहली बार क्या किया था उन्होंने, अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। याद में रहेगा। आगे देखो लखनऊ समझौता, अच्छा मैं थोड़ा इसको दिखा दूं, महात्मा गांधी की ये वाली फोटो देखो, ये फोटो बड़ा देखने में नहीं मिलता, ठीक है। महात्मा गांधी कुछ इस तरीके से दिखा करते थे, ठीक है, पहले, ठीक है, मतलब अपने आरंभिक दिनों में। तो देखो यहाँ से यहाँ पर 40वां अधिवेशन अध्यक्षता पहली बार किसने की, एम के गांधी ने की थी, इसलिए इनकी फोटो ये डाला हूं, ठीक। तो बेलगांव अधिवेशन ध्यान में रखना। आगे आते हैं, लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया था।
कब हुआ था लखनऊ समझौता? तो लखनऊ समझौता याद करना है तो लखनऊ अधिवेशन याद करना पड़ेगा। तो 1910 में नहीं हुआ था, 1914 में नहीं हुआ था, 1919 में नहीं हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में नहीं हुआ था। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और किसके बीच में? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, जिसको एक गलती भी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की, जिसके कारण भारत का विभाजन भी हुआ था, और ये है 32वां अधिवेशन। ठीक, ध्यान में रखना। तो ये है क्या, थोड़ा मैं बता दूं, लखनऊ समझौता। ठीक, तो लखनऊ समझौता की ये फोटो है जिसमें जिन्ना साइन कर रहे हैं, वो फोटो देखने को मिलेगी। तो देखो लखनऊ पैक्ट में क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी तरफ से कौन था? तो दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग थी, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता किस बात को लेकर के था? ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? दोनों मिल करके ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे, दोनों ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और ये 1916 का अधिवेशन है, और यही दौर है जब होम रूल की मांग चल रही थी भारत में, और होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो यही है लखनऊ पैक्ट। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला आ जाओ। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता अब भी हमने पढ़ा है। तो देखो यहाँ से 1914 फिर से लिख दिया, गलत है। 1915 फिर से लिख दिया, गलत है। 1916 में हुआ था, 1917 में नहीं हुआ। क्लियर बात है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस लीग समझौता फिर से कब हुआ? 1916 में, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, अभी हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि अध्यक्ष कौन थे 1906 का, अभी अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, तो देखो, अच्छा मैंने नाम नहीं लिया होगा, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, रास बिहारी घोष नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो देखो दादा भाई नौरोजी को लेकर बात क्या थी, देखो 1905 में ही क्या हुआ था, गरम दल नरम दल के रूप में भारत में एक विभाजन रेखा दिखाई दे रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या था, यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी है वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। ठीक, जबकि दूसरी तरफ जो उदारवादी थे उनको पता था कि अब यहाँ पर 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें जो गरम दल वाले हैं वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहेंगे, तो वो लोग अध्यक्ष बनाने किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष ना बनाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत वरिष्ठ नेता दादा भाई का नाम आगे कर दिया उदारवादियों ने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दादा भाई की जो दावेदारी है उसको चुनौती नहीं दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन 4 प्रस्ताव पारित करवा लिए गए थे, जानते ही हो ना, बैकवर्ड, स्वदेशी, स्वराज, ठीक है, और एक है ऐसा करके टोटल 4। तो 4 यहाँ पर स्वराज प्रस्ताव पारित करवाया गया था यही कलकत्ता अधिवेशन में। फिर 1907 में विभाजन देखते हो। ठीक है, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह कांग्रेस का कौन सा था? 22वां अधिवेशन हुआ करता था। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 1906 का ये अधिवेशन है जिसमें यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे यहाँ पर वो एक तरीके से एक पद में थे, ठीक है, कार्य कर रहे थे, उन्हीं का फोटो है। ठीक है, और इसमें कोई अध्यक्ष, यहाँ पर से अध्यक्ष तो नहीं कहें, ऐसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उनके साथ इनकी फोटो थी। बड़ा प्रसिद्ध है ये कलकत्ता अधिवेशन का फोटो। आगे देखो, इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक बात है, अभी अभी हमने पढ़ा भी, 1999 में नहीं हुआ, 1923 में नहीं हुआ, 1931 में नहीं हुआ, 1906 में भी नहीं हुआ, 1885 में हुआ। ठीक है, तो 1885 कब? 28 दिसंबर 1885। आगे देखो, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये बार बार आता है, जब भारत को आज़ादी मिली तब अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जे.बी. कृपलानी थे, बिल्कुल, सरदार पटेल नहीं थे, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर नहीं आएगा। तो देखो जे.बी. कृपलानी जी का ये फोटो है, बड़ा प्रसिद्ध सा फोटो ये भी है। जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे कब? जब भारत को आजादी मिली। ठीक, आगे आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ से। भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन था? फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, पी सीतारमैया नहीं है, मौलाना आजाद नहीं है, बल्कि कौन है? आचार्य जे.बी. कृपलानी है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, तो ध्यान में रखना, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आगे आते हैं, इसके बाद फिर
स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक बात है, कहाँ का कह रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन। ठीक, तो देखो जयपुर में नहीं हुआ था, मेरठ में हुआ था, ठीक है, लेकिन मेरठ में आचार्य, यहाँ पर देखो सीतारमैया नहीं थे अध्यक्ष, जयपुर में आचार्य कृपलानी नहीं थे, मेरठ में हुआ था और आचार्य कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। तो मेरठ में क्या हुआ था, आज़ादी के 1 वर्ष पूर्व जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन थे? मेरठ में आचार्य कृपलानी, ध्यान में इसको रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट सा पूछा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं था। अभी नहीं को पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, पहला भारतीयों में एकता की भावना पैदा करना, बिल्कुल ठीक था। ब्रिटिश शासन का विरोध करना, यही नहीं था, ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं करना चाहते थे। जबकि सी नंबर पर सामायिक प्रश्नों पर आम सहमति संग्रह करना, बिल्कुल ठीक था। देशभक्तों को संग्रहित करना, ये भी बिल्कुल था। तो आंसर इसका बी आ जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या नहीं था, तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं था। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है उद्देश्यों में। या ये भी ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक उद्देश्य भारत को आजाद कराना नहीं था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। इसके अलावा 2 पुस्तकें जो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समाज अध्ययन का भाग 1, समाज अध्ययन का भाग 2, यही से प्रश्न हमने उठाए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इन बुक को लेकर के आप पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं इसके बाद फिर 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? अब क्वेश्चन ये बिल्कुल याद आ रहा होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो अमृतसर अधिवेशन नहीं आएगा, ठीक है, कराची अधिवेशन नहीं आएगा, लाहौर अधिवेशन आएगा, अभी हमने पढ़ा, नागपुर अधिवेशन भी नहीं आएगा, ठीक। तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन किस रूप में जाना जाता है? लाहौर अधिवेशन के रूप में जाना जाता है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया था, कौन सा? तो बार बार याद करा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। क्लियर है, ठीक। आगे आते हैं इसके बाद, आगे देखो अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? ठीक बात है। अब प्रथम अधिवेशन तो बार बार याद होता ही है सबको, तो डी में देखो यहाँ पर आंसर स्पष्ट तौर पर बॉम्बे रखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट तौर पर आंसर कलकत्ता नहीं आएगा, पूना नहीं आएगा, मद्रास नहीं आएगा, क्योंकि बॉम्बे में ही क्या है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पर बॉम्बे में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक। स्थापना का डेट याद होगा, 28 दिसंबर 1885। तो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्षता जानते ही हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ी? अभी इसको देखे हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, देखो। तो बॉम्बे अधिवेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सूरत अधिवेशन में हुआ, ये जान ही रहे हो, ठीक है, फूट पहला वाला। लखनऊ अधिवेशन में नहीं हुआ था, नागपुर अधिवेशन में भी नहीं हुआ था। तो 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। यह 23वां सम्मेलन हुआ करता था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर के ही विवाद था, ठीक है। तो ये बुक को देख लीजिए, है ना, बार बार फोटो इसीलिए डाले हुए हैं ताकि आपको ध्यान रहे इस पुस्तक के बारे में। आगे देखते हैं इसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखो महात्मा गांधी नहीं थे, आचार्य कृपलानी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मौलाना आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। तो मौलाना आज़ाद बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, 1942 से लेकर के करीब 45-46 तक के वो अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो लंबे समय तक के अध्यक्ष रहे मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद की फोटो ये वाली है, देख ले रहो, ध्यान में रखना, मौलाना आज़ाद। इसके अलावा देखो महात्मा गांधी कब रहे थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू कब रहे? लाहौर अधिवेशन में। आचार्य कृपलानी कब से रहे? 46 और 47 रहे। तो 42 से लेकर के 45 तक कौन रहा होगा? मौलाना आज़ाद, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मक्का में जन्मे? ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट सा पूछा था। मक्का में जन्मे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अभी हमने नाम याद किया ही है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं है, एम.ए. अंसारी नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, बल्कि मौलाना आज़ाद। फिर से मौलाना आज़ाद क्या होंगे? इसका आंसर होगा, ठीक। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से
किसने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, कब कह रहे हैं? 1947 के टाइम पर, ठीक। तो यहाँ से देखो जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा। अच्छा, 1947 के अध्यक्ष कौन थे? अभी पढ़े, ठीक है। तो आचार्य कृपलानी है, लेकिन आंसर में क्या लेगा जानते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये विवादित प्रश्न कब आया है? तो SAAF 2021 में आया है। याद रखना, SAF 2021 में आंसर में क्या लिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया है। इसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, ठीक है। मौलाना आजाद नहीं आएगा आंसर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर लिया है, लेकिन वक्त में आंसर क्या है? आचार्य कृपलानी। देखो यहाँ से समझो कि जो विवादित प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसमें हमको समझना क्या है? हमको समझना यही है कि भाई देखो व्यापम वाले क्या आंसर लेते हैं, CGPSC वाले क्या आंसर लेते हैं, इसकी स्पष्ट तौर पर जानकारी हमको पहले से होना चाहिए, एग्जाम से पहले। नहीं तो होगा क्या, हम गलत आंसर वहां पर नहीं लगा करके आएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि हम सही लगा करके आए और फिर क्या होगा? हमारी कोई सुनवाई तो है नहीं, ठीक है, नुकसान तो हो गया। तो इससे अच्छा क्या है कि आप विवादित प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से रखो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस प्रश्न को लेकर के आप क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका आंसर क्या लिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया गया है, इसका आंसर आचार्य कृपलानी नहीं लिया गया। एक विवादित प्रश्न और आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। आगे आते हैं। अगला देखो, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, 1911 में हुआ था कलकत्ता में, जहां पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंक दिया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। 1911 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता BN धर ने की थी। बिल्कुल ठीक है, BN धर का नाम आता है, उन्होंने की थी BN धर, लेकिन इनकी फोटो मिलना मुश्किल है BN धर की, तो इन्होंने की थी, ध्यान में रखना। जन गण मन प्रथम बार 1911 के एक वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। एकदम सही है, और इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया था। तो ये पहली बार देख रहे हो, जन गण मन हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय गान है, इसको गाया गया था 1911 में, ठीक है। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। तो आंसर इसका तीनों है, ध्यान में इसको रखना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है, और CGPSC ने इसको पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, है ना, तो वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि गलत वाला खोजना है अपने को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर MA अंसारी ने की थी। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, क्योंकि MA अंसारी ने 1927 का जब साइमन कमीशन भारत आया था, उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो रहे थे, MA अंसारी, ध्यान में रखना। दूसरा, इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं के युद्ध लड़ने को भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। अरे नहीं, बिल्कुल गलत है। 1939 में जब हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उस अधिवेशन में ऐसा किया गया था कि जापान और चीन में जो भेजी जा रही थी का सेनाएं, ठीक है, भारतीय सेनाएं, उनका विरोध किया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं आएगा आंसर, ठीक है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जबकि तीसरा कह रहा है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। संकल्प लाया गया था ना, प्रस्ताव पारित नहीं किया, प्रस्ताव 1929 वाले में किया गया है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 और 3 भी नहीं होगा, बल्कि केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही क्या है, केवल गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहां से। तो अगला क्वेश्चन देखो, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। तो कब बंगाल का विभाजन हुआ था? इसको देख लो, बहुत आसान है। 1911 में नहीं हुआ था, 1905 में बिल्कुल ठीक है, 1907 में नहीं हुआ था, 1902 में नहीं हुआ था। तो 1905 में क्या हुआ था? कांग्रेस कहता हूँ, कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था 2 भागों में, ठीक है। क्यों किया था? उसने ऐसा कहा कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर। लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल, बल्कि विभाजन किस लिए कर रहे थे? ये विभाजन कर रहे थे ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बंगाल में मजबूत हो रहा था, उसे हिंदू मुस्लिम के आधार पर तोड़ना था, ठीक है। तो ध्यान में रखना, लॉर्ड कर्जन ने कब किया? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया, और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ गया था। यह है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखो, 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाला भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो इरविन नहीं आएगा, लिट्टन नहीं आएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक नहीं आएगा, लॉर्ड हार्डिंग नहीं आएगा, बल्कि आएगा कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ध्यान में रखना। तो लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रशासनिक असुविधा या प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन जिसको बोलते हैं, घोषित करने का कारण बताते हैं। जबकि भारतीयों के अनुसार ये नवोदित राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी।
ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन बिल्कुल नहीं आएगा, होम रूल नहीं आएगा, इसमें आएगा स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट की देखो एक फोटो छोटी सी है, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों की फोटो है, तो आंसर ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। देखो अभी अभी मैंने बताया था इसको। ठीक है, तो देखते हैं, बायकॉट बिल्कुल शुरू किया था उन्होंने, बायकॉट का मतलब बहिष्कार। इसके बाद स्वदेशी बिल्कुल शुरू किया गया था, असहयोग शुरू नहीं किया गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो राष्ट्रीय शिक्षा को भी अपनाया गया था। देखो यहाँ से मैंने बताया था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, उसी अधिवेशन में क्या किया गया था, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो 4 प्रस्ताव कौन कौन से प्रस्ताव हुआ करते थे? बायकॉट है, स्वदेशी है, राष्ट्रीय शिक्षा है। ठीक है, तो ये 3 प्रस्ताव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, यहाँ पर आंसर है डी, आंसर है 1, 2, 4। ठीक है, अब देखो बंगाल विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पर किया गया था, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम महात्मा गांधी के टाइम पे ही किया गया है। तो ध्यान रखना ये 4 प्रस्ताव, असहयोग नहीं आएगा, बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, ये 3 प्रस्ताव यहाँ पर है। ठीक है, 1906 में पारित हुआ था ये प्रस्ताव। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला आते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ठीक बात है, देखो ध्यान से, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? अभी बताया, होम रूल आंदोलन नहीं आएगा, असहयोग आंदोलन नहीं आएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आएगा, खिलाफत नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद देखो बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक बात है, अभी अभी हमने देखा 1904 में नहीं, 1903 में नहीं, 1905 में नहीं, 1916 में नहीं, बल्कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, अरे 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी, 1906 में नहीं हुई थी। ठीक है, ये है घोषणा। आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ से अगला आते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? अब भी अभी हमने देखा, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आएगा, सर रॉबर्ट नेपियर नहीं आएगा, सर विलियम बेंटिक नहीं आएगा, बल्कि आएगा कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ठीक, आगे देखो, बंगाल के विभाजन के पश्चात भारतीयों ने कौन सा आंदोलन का सूत्रपात किया? तो वहां भी आंदोलन आंसर नहीं आएगा, फरायजी नहीं आएगा, होम रूल नहीं आएगा, बल्कि फिर से आंसर क्या आएगा? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया है। आगे देखो, इसके बाद यहाँ से देखो, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया था? ठीक बात है, कैंसिल किया था। तो देखो बंगाल विभाजन जो है वो 1906 में 1905 में विभाजित कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जबकि 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। किसके द्वारा रद्द किया गया था? ठीक है, तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल नहीं, लॉर्ड मिंटो बिल्कुल नहीं, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल नहीं, बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन सा वाला? द्वितीय वाला। देखो ये इसकी फोटो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की। इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था दिल्ली में तब। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। दिल्ली दरबार बोलता हूँ, हाँ दिल्ली दरबार। आगे देखो, इसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या सेंटेंस ले रहा है? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। पहला, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है भारतीय माल के उपभोग के लिए, बल्कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, लेकिन भारतीय माल को प्रोत्साहन दे रहे थे, ऐसा नहीं है। जलियांवाला बाग भारतीयों की हत्या के विरोध में नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, केवल यही कारण है, बंगाल विभाजन के विरोध में इसको शुरू किया गया था। चलो, तो आगे देखो, इसके बाद फिर यहाँ से देखो, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में बिल्कुल नहीं हुई, 1910 में नहीं हुई थी, 1908 में नहीं हुई थी, 1902 में नहीं हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ? ढाका में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ढाका के नवाब थे जिसका नाम क्या था? सलीमुल्ला। ये फोटो देखो, नवाब सलीमुल्ला की फोटो है, और ये मुस्लिम लीग का झंडा हुआ करता था कुछ इस तरीके से। इसकी स्थापना मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? लखनऊ में हुआ करता
था, ध्यान में रखना। कई लोग के दिमाग में आता है कि ये ढाका में था, नहीं ढाका में नहीं था, ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में इसका मुख्यालय था। ठीक, आगे देखो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, फिर वही क्वेश्चन आ गया। आगा खान नहीं थे, हमीद खान नहीं थे, हसन खान नहीं थे, एम ए जिन्ना भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा फिर इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष कौन था, अभी अभी हमने देखा नवाब सलीमुल्लाह इसके अध्यक्ष थे, आगा खान के द्वारा नेतृत्व में स्थापना हुई थी। आगे देखो इसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो देखो मार्ले ये है और मिंटो ये है। ठीक है, मार्ले मिंटो इन लोगों ने क्या किया था, मार्ले मिंटो सुधार 1900, यहाँ पर देखो 19 में नहीं आया, 1945 में नहीं आया, 1930 में नहीं आया, बल्कि 1909 में आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था, ब्रिटिशों के द्वारा एक चाल चला गया भारत को सांप्रदायिक तरीके से विभाजित करने के लिए। उस उद्देश्य से 1909 में एक अधिनियम पारित करके भारत में लाया गया। उस अधिनियम में क्या किया गया, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिससे भारत में सांप्रदायिकता फैल गई। ठीक, आते हैं अगला। इसके बाद देखो राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर कब बम फेंका गया। अभी अभी मैंने बताया था कि वायसराय के ऊपर बम फेंका गया, तो यहाँ पर देखो किसके ऊपर फेंका गया था, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल नहीं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय बिल्कुल नहीं, लॉर्ड लिन लिथगो नहीं, बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अभी देखो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर देखो ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय है ये इसकी फोटो है, और 1911 का अधिवेशन में ये जो है वो गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, और इसके ऊपर बम किसने फेंका था, तो रास बिहारी बोस, ये इनकी फोटो है रास बिहारी बोस जी की। तो रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था किसके ऊपर, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंक दिया। ठीक है, जिससे वह घायल हो गया था। 1911 में भारत में घोर अकाल पड़ने के बावजूद भी क्या किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने लाखों रुपए खर्चा करके, इंग्लैंड के राजा आए थे जिसमें जॉर्ज पंचम और रानी मेरी वो आए हुए थे, उनका स्वागत करने के लिए उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल थे, मास्टर अमीर चंद और रास बिहारी बोस, उनको ऊपर बम फेंका गया। इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है, लेकिन रास बिहारी बोस कभी भी पकड़े नहीं गए क्योंकि वो जापान चले गए। दिल्ली षड्यंत्र के अभियुक्त मास्टर अमीर चंद को भी क्या किया गया था, फांसी, और रास बिहारी बोस को जापान चले गए, वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ध्यान में रखना रास बिहारी बोस बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। ये कहाँ होते हैं, 1911 में भारत में ही होते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर बम फेंकते हैं। दूसरा 1913 में क्या होता है, गदर आंदोलन होता है, उसमें भी ये सहयोगी होते हैं। और 1913 के बाद जापान चले जाते हैं और जापान में जाकर के बाद में आईएनए का गठन करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। फिर कैप्टन मोहन सिंह उनके साथ होते हैं। फिर आगे चल करके आईएनए का नया नाम होता है आज़ाद हिंद फौज, और उसको कौन संभाल चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये। ठीक, ध्यान में रखना रास बिहारी बोस। आगे आते हैं इसके बाद मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन 2021 में देखा था कि स्थापना या वास्तुकार कौन थे। ठीक है, इसको लेकर के क्वेश्चन बना था, ये इसलिए बनाया था क्वेश्चन क्योंकि नया संसद भवन बनने की बातें बहुत हो रही थी इसलिए। तो देखो पुराने संसद भवन को किसने इसमें डिजाइन किया था। ठीक है, तो ई बी हॉलेट नहीं आता है, जी विवेट यही नाम आता है, जी विवेट, जबकि जे रेंसम नहीं आएगा, टोमाज फर्नांडिस नहीं आएगा। ठीक है, तो जी विवेट का नाम ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा है, ये डिजाइन है, ये मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद फिर महात्मा गांधी से ढेरों प्रश्न आते हैं भैया, याद रखना, पढ़ना एकदम दिमाग में रखना। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस, इनसे प्रश्न ढेरों आते हैं। पुनर्जागरण यहाँ से क्वेश्चन, 1857 की क्रांति यहाँ से क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ से 1937 से 1948 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार, तो देखो नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार होता है, नोबेल का फोटो है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। ठीक, हालांकि और भी क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं, लेकिन शांति का जो क्षेत्र है उसी में नाम लिया गया था किसका, महात्मा गांधी का नाम लिया गया था। कितनी बार लिया गया था, उनको कितनी बार मनोनीत किया गया, एग्जाम में ये पूछा था, मार्कफेट एग्जाम में। तो देखो कितने बार यहाँ पर पूछा, इनको नामिनेट किया गया था, तो 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि कितने बार, 5 बार। और जब 5वीं बार उनको नॉमिनेट किया गया था तो नामांकन में उनका नाम आया था, हो सकता है उनको मिल भी जाता, लेकिन नाम आने के 4 दिन पहले ही क्या हुआ गया, उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि पुरस्कार मिलने के 4 दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। तो देखो महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए
5 बार क्या किया गया था, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नामांकित किया गया था, किंतु 1948 में क्या हो गया, नामांकन के 4 दिनों बाद ही क्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यानी इस पुरस्कार मिला ही नहीं, केवल नाम आया, उसके बाद हत्या हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। ये बार बार आता है क्वेश्चन में, ध्यान में रखना। ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ये पत्र निकालते थे, द इंडियन ओपिनियन, ध्यान में रखना। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, यहाँ पर लीडर जो अखबार है वो मदन मोहन मालवीय निकालते थे, जबकि द पायोनियर जो है वो किसका था, तो वो जॉर्ज एलिस का था। लेकिन महात्मा गांधी अफ्रीका में क्या निकालते थे, द इंडियन ओपिनियन, याद में रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओपिनियन का ये फोटो मैंने डाल दिया है, द इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, तो इस तरीके का पत्रकारिता वहां पर की जाती थी महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखो, एम के गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर से आ गया द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, जबकि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस नहीं आएगा, इंडियन ऑब्जर्वर नहीं आएगा, इंडियन मिरर भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर से महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नवजीवन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक बात है, हिंदी में नहीं होता था, कन्नड़ में नहीं होता था, अंग्रेजी में नहीं होता था, बल्कि गुजराती भाषा में होता था। तो देखो, ये गुजराती भाषा में ही हमने डाला हुआ है, ये नवजीवन। ठीक है, तो नवजीवन पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था गुजराती भाषा में, ध्यान में रखना। अभी नवजीवन प्रकाशन भी आता है, जो महात्मा गांधी का साहित्य छापता है, भारत सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो सरदार पटेल के एक ही आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध है गुजरात का, तो चंपारण वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का है, अहमदाबाद मिल वाला महात्मा गांधी का है, तो सरदार पटेल का कौन सा है, एकमात्र बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे वो, तो आंसर इसका डी है, ध्यान में रखना। ये बारडोली सत्याग्रह की एक फोटो है, जहां पर सत्याग्रह कर रहे थे कौन, सरदार पटेल। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। इस सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को क्या किया गया, सरदार की उपाधि दी गई। तो ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना। बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार कहा था, इतना अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया। आगे आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जोड़ियों को सम्मिलित करें। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं किसकी, महात्मा गांधी की एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, उनकी कुछ बातें देखें यहाँ से। तो देखो, गांधी जी को यरवादा जेल ले जाया गया, एक घटना है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, दूसरी घटना है। कराची जाते समय, तीसरा वाला, काले झंडे दिखाए गए। चौथा, उन्होंने कहा कि यह पराजय उनसे मेरी अधिक है। तो 4 यहाँ पर क्या है, सेंटेंस, और 4 यहाँ पर घटना है। देखो यहाँ से क्या क्या है, उन्होंने कहा पराजय मेरी उनसे अधिक है, ये अभी हम लोग पढ़े थे। उनसे अधिक है कहने का मतलब क्या हुआ था, तो यहाँ पर पट्टाभी की हार मेरी हार है, जो उन्होंने कहा था। ठीक है, कहाँ पर कहा था, देखो, सांप्रदायिक अवार्ड के टाइम नहीं कहा था, बल्कि किस टाइम पे कहा था उन्होंने, 1939 के कांग्रेस संकट के समय कहा था। तो यहाँ पर डी का आंसर है 3। ठीक है, तो देखो, डी का आंसर यहाँ पर 3 इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और बाकी में नहीं है। इसका मतलब है कि बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, और ई आंसर भी नहीं होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, कराची जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, तो कराची जाते समय उनको काले झंडे कब दिखाया गया था। ठीक है, तो काले झंडे दिखाया गया था दिल्ली समझौते का अनुमोदन करने के बाद में। ठीक, ये आंसर आएगा इसका। तो देखो यहाँ से, दिल्ली समझौता क्या था, दिल्ली पैक्ट। इसमें क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित कर दिया गया था। और इरविन, ये है इरविन, और महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसी टाइम जब कराची गए, तो बहुत सारे युवाओं की बात समझ में आई कि भगत सिंह जो है वो खुद नहीं बचना चाहते थे, ऐसा उनको दिमाग में नहीं आया, और उनको लगा कि महात्मा गांधी ने क्या है, उनको नहीं बचाया, और लोगों ने काले झंडे दिखाए थे महात्मा गांधी को। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी ने बचाने की अपने तरफ से पूर्ण कोशिश की। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है,
ये महात्मा गांधी भी चाहते या कोई भी चाहता भगत सिंह को नहीं बचा सकता था, क्योंकि भगत सिंह बलिदान चाहते थे और बलिदान करके पूरे भारत में नाम तो नहीं कहेंगे, पूरे भारत के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे देखते हैं। इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो ये तो एक स्पष्ट रूप में ध्यान में है, पहली बार आमरण अनशन उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था, जो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। ठीक है, फिर डॉक्टर अंबेडकर के साथ में एक पूना पैक्ट भी होता है। आगे देखो, गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। तो ये तो जानते हो, यरवदा जेल उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ले जाया गया था। ठीक है, तो ये चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का आयोजन किया? ठीक है, तो यहाँ से देखो 1915, जनवरी 1915 यही आंसर है। तो स्पष्ट तौर पर जानते हो कि 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए आंसर में 1905 नहीं आएगा, 1910 नहीं आएगा, 1920 नहीं आएगा और 1900 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला आते हैं इसके बाद। फिर महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था? तो देखो, साबरमती नहीं कहते थे क्योंकि साबरमती जो है वो साबरमती नदी के किनारे जब गया तब नाम पड़ा। हरिजन आश्रम भी नहीं कहते थे, सत्याग्रह आश्रम यही नाम दिया गया था, जबकि स्वराज आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम ध्यान में रखना, ये सत्याग्रह आश्रम है, हालांकि आजकल इसको बोला जाता है साबरमती आश्रम। ठीक है, तो 25 मई 1915 को महात्मा गांधी ने प्रथम आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो कि कोचरब गांव में स्थित था। प्लेग फैलने के कारण ही इस आश्रम को साबरमती तट पर स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम सत्याग्रह से क्या नाम पड़ गया? साबरमती आश्रम पड़ गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला आते हैं इसके बाद। फिर किसका वक्तव्य है? क्या वक्तव्य है? मैं वैसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें अति गरीब भी ये महसूस करे कि यह मेरा देश है। ठीक बात है। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन नहीं है। ज्योतिबा फुले का नहीं है। बाबू जगजीवन राम का भी नहीं है। ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, ध्यान में रखना। गांधी जी ने किस वर्ष अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? ठीक बात है। तो यहाँ से देखो किस वर्ष नहीं, अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था। अच्छा, किस जगह से, किस स्थान से बोल रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर पुणे नहीं, पुणे से नहीं किया था, साबरमती से नहीं किया था, कानकी नाड़ा से नहीं किया था, बल्कि कहाँ से किया था? वर्धा से। क्योंकि पुणे में एक समझौता हुआ और पुणे में एक समझौता होने के बाद क्या हुआ था, उनको लगा कि अब मुझे हरिजन सुधार के लिए काम करना चाहिए, तो फिर वर्धा आश्रम से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, तो ध्यान में रखना। वर्धा आश्रम का ये फोटो है, बापू कुटीर अलग से दिख रहा है यहाँ पर, और पुण्यधाम सेवाग्राम इसका नाम है। ठीक है, महात्मा गांधी का एक आश्रम। अगला आते हैं इसके बाद। देखो, किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? अब ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में नहीं, 1940 में नहीं, 1930 में नहीं, बल्कि 1942 में। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक, आगे आते हैं इसके बाद। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक बात है, ध्यान में रखना। तो पहला है कथन, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बिल्कुल ठीक है, रास बिहारी घोष की ये फोटो है, देखो ये थे रास बिहारी घोष। ठीक, दूसरा, इस कथन में कांग्रेस के 2 गुटों यानी कि चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गए। बिल्कुल ठीक है, सूरत अधिवेशन हम लोग जानते हैं। 1916 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने की। इतनी गड़बड़ हो गया, SP सिन्हा ने नहीं की थी, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। तो कथन 3 पूरी तरीके से सही नहीं है, आंशिक सही है और आंशिक गलत है, लेकिन गलत तो गलत ही है। ठीक बात है। CGPSC प्री ने 2021 में उठाया। तो देखो, सेंटेंस बनाते हैं, आधा सही और आधा गलत बना देते हैं। तो ध्यान में रखना, पहला कथन सही है, दूसरा सही है, किंतु तीसरा कथन गलत है। तो ये आंसर आ जाएगा C। ठीक, ध्यान में रखना, ये थे रास बिहारी घोष। ठीक है, अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मैंने इसका नाम लिया, ध्यान में रखना। फ्रेंड ऑफ इंडिया नहीं, इसका नहीं उन्होंने किया। न्यू इंडिया इसका उन्होंने किया था। स्टार ऑफ इंडिया नहीं किया था। कॉमनवेल्थ को किया था। तो 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। आगे देखो, इंडियन, यहाँ पर एक फोटो लगाया वैसे है ना, सोशलिस्ट लीग का एक फोटो यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर
ये देखो द कॉमन व्हील का एक फोटो हमने लगाया यहाँ पर का। आगे देखते हैं इंडियन होम रूल लीग का लंदन में कार्य कौन देखता था। अब ये जो नाम है वो देखो होम रूल लीग जो है उसके बाल गंगाधर तिलक जी के एक दोस्त होते थे, उनका नाम है। तो फेनर बार्कले नहीं आएगा, बर्किन हेड नहीं आएगा, डेविड बर्कले नहीं आएगा, डी ग्राहम पोल, यही क्या थे, बाल गंगाधर तिलक जी के दोस्त थे और वो वहाँ पर होम रूल लीग का आंदोलन का कार्यभार देखते थे। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद फिर निम्नलिखित में से है ना श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। अभी मैंने कहा इसको, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक, तो यंग इंडिया नहीं आएगा, ऑल इंडिया नहीं आएगा, इंडियन पीपल भी नहीं आएगा। 1914 में एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक बात है, तो यहाँ पर हो गया। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह की फोटो है, देख ले रहे हो, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1932 नहीं आएगा, 1919 नहीं आएगा, 1942 नहीं आएगा, 1921 नहीं आएगा, बल्कि 1917 आएगा। ठीक है, बार बार आता है, ध्यान में रखना। अगला आंदोलन किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह संगठन किया गया था। तो 17 के बाद एक वर्ष बाद हुआ था, इसलिए 1920 नहीं आएगा, 1925 भी नहीं आएगा, 1923 भी नहीं आएगा, 1918 आएगा। ये है खेड़ा सत्याग्रह की फोटो और ये वाला है चंपारण की। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये दोनों फोटो ताकि याद में रहे, पहला कौन सा चंपारण, दूसरा है खेड़ा। आगे आते हैं। इसके बाद फिर देखो चंपारण सत्याग्रह करने वाले किसान निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, गन्ना का नहीं करते थे, चाय का भी नहीं करते थे, कपास का नहीं करते थे, बल्कि वो नील की खेती करते थे। नील की खेती से ही वे परेशान थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति, क्योंकि 3/20 भाग पर अनिवार्य तौर पर नील की खेती करना होता था किसानों को, और उनका उचित दाम भी वो नहीं देते थे ब्रिटिश अंग्रेज। ठीक है, या ब्रिटिश निहिले जिसको बोलते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था। हरिजनों को जागृत करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करने के लिए, बिल्कुल नहीं। निहिले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर नहीं आएगा, सी आंसर आएगा। तो चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से किया था, निहिले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक बात है, तो यहाँ पर देखो रॉलेट एक्ट तो नहीं है, इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह नहीं, इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक नहीं है, खेड़ा सत्याग्रह भी नहीं है। पहले नंबर पर उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, भारत का पहला चंपारण, भारत का पहला सत्याग्रह है, ये फोटो है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि के साथ में सुमेलित कीजिए। ठीक बात है, कौन सा सुमेलित है इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह पहले दे रहा है, खेड़ा सत्याग्रह आता है 1918 में, चंपारण का अभी मैंने डेट दिखाया तुमको 1917 में। गांधी जी का सरकारी उपाधि का त्याग, ठीक बात है, और उसके बाद है प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। तो महात्मा गांधी ने त्याग किया था अपने उपाधि का 1920 में। ठीक है, उनको उपाधि मिली थी किस चीज की, कैसर हिंद की, उसको त्याग दिया उन्होंने। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921 में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सही में सी है, तो सी इसका आंसर है। ठीक, ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन देखते हैं इसमें, असहयोग आंदोलन के साथ देने के लिए नहीं, खलीफा के पद को पुनर्स्थापना करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ आंदोलन के लिए नहीं, इसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो देखो तुर्की में क्या थे, एक खलीफा का एक पद हुआ करता था जिसको भारत और पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो क्या मानते थे, अपना राजनीतिक प्रतिनिधि भी मानते थे, धार्मिक प्रतिनिधि भी मानते थे। किंतु जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हो गई तो खलीफा के पद को समाप्त करना चाहा किसने, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन के विरोध में, यानी कि खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए फिर क्या हुआ, भारत सहित पूरी दुनिया में भी एक आंदोलन चला, उसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा इसका, वो ये वाला है, प्रथम खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अगला आते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि यह हिमालय के आकार की गलती थी। अब देखो ये विवादित प्रश्न है।
ठीक है, यहाँ पर देखो किसने पूछा है, सीजी व्यापम ने इस क्वेश्चन को पूछा है। जबकि यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। देखो दोनों के दोनों हिमालय के आकार की गलती, और यहाँ पर लिख रहा है हिमालय जैसे बहुत भारी गलती। यहाँ आकार और भारी में अंतर है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को किसने बनाया, सीजीपीएससी ने बनाया है। ठीक, अब देखो आंसर दोनों अलग अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये आंसर ले रहा है, खिलाफत को नहीं लिया, असहयोग को नहीं लिया, भारत छोड़ो को नहीं लिया। अब ये क्या आंसर ले रहा है, सीजीपीएससी वाला क्या ले रहा है, तो देखो यहाँ पर ये आंसर लिया है इसने डी को, असहयोग आंदोलन को, जबकि चंपारण नहीं ले रहा है, खेड़ा सत्याग्रह नहीं ले रहा है, रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह ये नहीं ले रहा है। तो आंसर को क्या किया, सीजीपीएससी के अनुसार हिमालय जैसी भारी भूल है, ऐसा महात्मा गांधी ने कब कहा था, असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद, यानी कि 5 फरवरी को क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें एक पुलिस थाने में कुछ सत्याग्रहियों ने आग लगा दिया था। उस घटना के बाद उन्होंने ये कहा, उसको रोक दिया था, किसको, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और बाद में महात्मा गांधी पछताते हुए कहते हैं कि हिमालय जैसी बहुत बड़ी भूल थी, किसके संबंध में, असहयोग आंदोलन। ये बिल्कुल ठीक लिया है किसने, तो सीजीपीएससी ने एडीआई 2016 में लिया था। ठीक है, अब देखो सीजी व्यापम ने जब ये क्वेश्चन बनाया तब उसने क्या लिया है, यहाँ पर देखो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। इसका मतलब यहाँ पर व्यापम वाले ने गलत क्वेश्चन का गलत आंसर लिया हुआ है। क्लियर है, ध्यान में। इसीलिए कहा जाता है कि लोकल जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो ये चीजें बताई गई हैं, हमारी पुस्तकें देखोगे उसमें स्पष्ट तौर पर अंतर करके हमने बता दिया है कि भैया देखो व्यापम वाले ने ये आंसर लिया है और पीएससी वाले ने ये आंसर ले लिया है। ठीक है, ध्यान में रखना, पीएससी वाले के लिए हालांकि उसने क्या किया, सही आंसर लिया है। ठीक, अच्छा ध्यान रखना, अगर विवादित प्रश्नों की एक अलग से वीडियो चाहते हो तो फिर क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, और कमेंट में लिखना कि हाँ सर विवादित जो प्रश्न है सीजीपीएससी व्यापम दोनों के, जिसमें गलत आंसर लिए गए, गलत क्वेश्चन बनाया गया, विलोपित किया गया, इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएं। ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए फिर अलग से एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में कम से कम मुझे 10 कमेंट मिलने चाहिए, तब तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखो ध्यान से रखना इस क्वेश्चन को, व्यापम और सीजीपीएससी में दोनों में अंतर है आंसर को लेकर के। आगे देखो, खालिस्तान ने जलियांवाला बाग सत्याग्रह के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जनरल ओ डायर की हत्या, मदन लाल ढींगरा नहीं, करजन वायली को मारा था उन्होंने, भगत सिंह नहीं, उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, चंद्रशेखर आजाद उनका भी नाम नहीं आएगा, राज बिहारी बोस का भी नाम नहीं आएगा, ये होर्डिंग ड्यूटी पर बम फेंके थे। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा उधम सिंह का। ठीक है, तो उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, जनरल ओ डायर, क्योंकि उसी ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। एक मूवी है सरदार उधम करके, ठीक है, एक मूवी आई थी, वो मूवी देख सकते हो, जहां पर सरदार उधम सिंह की कहानी दिखाई गई है। 1940 में जाकर के लंदन में जाकर के वो मारते हैं, मतलब कि देखोगे 20-21 साल को वेट करते हैं वो किस चीज के लिए, हत्या करने के लिए, इसकी किसकी, जनरल ओ डायर की। तो कमाल के क्रांतिकारी रहे होंगे, है ना। आगे देखो यहां से अगला देखो, किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का टाइटल का सम्मान लौटा दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि नाइटहुड का जो सम्मान है वो ब्रिटिश सरकार देती थी, और नोबेल पुरस्कार मिला था किसको, यहाँ पे देखो रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो यहाँ पर से आंसर क्या आएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। शरद चंद्र उपाध्याय नहीं आएगा, सच्चिदानंद नहीं आएगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं आएगा, आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि ताकी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि ताकी थी, सर या नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। जमनालाल बजाज ने, देखो ये सब भी मैंने डाल दिया है, राय बहादुर की उपाधि भी त्यागी थी जमनालाल बजाज ने। ठीक है, तथा वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से शंकर नायर, ठीक है, एक सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी, अभी फिर से पढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आएगा, साइमन कमीशन नहीं आएगा, चार्टर एक्ट नहीं आएगा, बल्कि आएगा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध में त्यागा था। ठीक है, आगे देखो, रॉलेट एक्ट कब आयोजित हुआ था। ठीक, 1920 में नहीं हुआ, 1916 में भी नहीं हुआ, 1919 में नहीं हुआ, 1918 में हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे आते हैं इसके बाद फिर किस अधिनियम को ब्लैक बिल, ठीक है, अभी अभी हमने देखा था, तो ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर से ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम नहीं, पिट्स का भारत अधिनियम नहीं, द रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, बल्कि
रॉलेट एक्ट, यही इसका आंसर है, क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला अधिनियम था जहां पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती थी, बिना मुकदमे के वहां पर सजा हो जाती थी, ये हाल है। आगे देखो बिना पैरवी के, यानी कि वहां पर क्या होता था, सजा होती थी। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी, ठीक है। अब देखो पहला घटना खोजना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चौरा चौरी कांड, इसके बाद काकोरी कांड, ये तो बात का ही है, ये भी बात का है। बारदोली सत्याग्रह, ये भी बात का है, 1928 का। रॉलेट एक्ट ये सबसे पहले आ जाएगा, 1918 का है क्योंकि ये। इसके बाद चौरी चौरा तो 1922 का है, काकोरी कांड 1925 का है, ये 1928 का है, तो पहला आ जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। आगे देखो इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, है ना, प्रतापगढ़ और फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों में निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे। ये एग्जाम में आता है बहुत, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से बाबा रामचंद्र यही आंसर आएगा, मदारी पासी नहीं आएगा, गोविंद वल्लभ पंत नहीं आएगा, राम कुमार शुक्ल भी नहीं आएगा। तो बाबा मदारी पासी कौन है, वो यही है, ठीक है। बाबा नाम से ऐसा मत समझना क्योंकि सच में बाबा है नहीं, पढ़े लिखे वकील हुआ करते थे बाबा रामचंद्र, ठीक। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, है ना, और उसके बाद है फैजाबाद और सुल्तानपुर जिलों में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कृषक दंगे हुए थे, ठीक। आगे आते हैं एक बार क्वेश्चन, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 में उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, संयुक्त प्रांत में एक्का आंदोलन का गठन हुआ था, सूत्रपात हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्का आंदोलन रामचंद्र ने तो नहीं किया था, मोतीलाल तेजावत ने नहीं किया था, गोविंद वल्लभ पंत ने भी नहीं किया था, बल्कि मदारी पासी ने किया था। ये इनकी फोटो है, मदारी पासी, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया था, मदारी पासी एक मराठी व्यक्ति थे, उन्होंने नेतृत्व किया था एक्का आंदोलन का, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला आते हैं इसके बाद फिर अगला आते हैं, तो देखो असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन थे, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन यहाँ पर हुए करते थे, ठीक है। देखो यहाँ संयुक्त प्रदेश में एक्का आंदोलन, अब भी हमने देखा ये चल रहा था। मेवाड़ में बिजोलिया लोगों के द्वारा भी एक आंदोलन चलाया जा रहा था। पंजाब में अकाली आंदोलन, बिल्कुल ठीक है, ये भी चल रहा था। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का आंदोलन, ये भी बिल्कुल चल रहा था। आंदोलन से ज्यादा ये विद्रोह हुआ करता था, तो आंसर में तो चारों आ जाएगा, 1 2 3 4। तो अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। अभी एक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, ठीक है, RRR वाली एक मूवी देखे थे, उसमें रामचंद्र द्वारा ये इनका कहना चाहिए इनकी भूमिका निभाई गई थी, सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, उनका उन्होंने यहाँ पे देखो भूमिका उस तरीके की, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद फिर निम्नलिखित में से किस आंदोलन में प्रथम बार आर्थिक स्वयथिष्ठता के चिन्ह के रूप में चरखे को स्वीकार किया गया था, ठीक बात है, ये भी ध्यान में रखने वाला है। चरखा पहली बार कौन से आंदोलन में स्वीकार किया है, तो स्वदेशी में नहीं आया था, होम रूल तो नहीं आया था, खिलाफत में भी नहीं आया था, महात्मा गांधी के टाइम पे आया। असहयोग आंदोलन जब बहुत बड़ी मात्रा में चल निकला पूरे भारत में, तब फिर चरखे को अपनाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन अगर चाहिए तो क्या करना है, इस बुक को जा करके परचेज करना और देखना, इसमें सारे क्वेश्चन डले हुए हैं। सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है वो यहीं से उठाए गए हैं, ठीक। आगे आते हैं, असहयोग आंदोलन के समय चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ठीक है। तो 12 फरवरी 1922 नहीं, 8 फरवरी 1922 नहीं, 7 फरवरी 1922 नहीं, बल्कि कब, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, ध्यान में रखना। असहयोग आंदोलन जब चरम सीमा पर थी, तब उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने जेल में कुछ पुलिस वालों को जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी, ठीक है, गड़बड़ यहाँ पर डेट दे रहा है, 5 फरवरी है, 5 फरवरी असहयोग आंदोलन को, अच्छा नहीं, ठीक है, 5 फरवरी तो घटना हुई थी, 12 फरवरी को उन्होंने क्या किया था, आंदोलन को वापस लिया था, ठीक। आगे आते हैं इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसा की घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया। अभी हमने पढ़ा, चंपारण नहीं, बारदोली नहीं, बर्दवान नहीं, बल्कि आंसर क्या आएगा, चौरी चौरा कांड, है ना। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, तो 1921 नहीं आएगा, 1923 नहीं आएगा, 1924 नहीं आएगा, बल्कि 1922 में उन्होंने आंदोलन को रोक दिया था, 12 फरवरी 1922 को। आगे देखते हैं इसके बाद आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, पहले भी आया है, मैंने पहले भी दिखाया था। तो सूरत अधिवेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद है लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो
नागपुर अधिवेशन बिल्कुल ठीक है, गया अधिवेशन नहीं। नागपुर अधिवेशन पहले भी मैंने बताया कि नागपुर अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, अंतिम निर्णय लिया गया था। इससे पहले एक और विशेष अधिवेशन हुआ था, उसको बोलते हैं कलकत्ता अधिवेशन। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान में रखना। आगे देखो, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को अपने को निकालना है। तो देखो, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ, अब भी हम लोग देखें बिल्कुल ठीक है। लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों, नौकरियों तथा काउंसिल का बहिष्कार किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली हर आंदोलन में जलाया गया, चरखा कताई के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल ठीक है। गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया, नहीं गलत हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, असहयोग आंदोलन में थोड़ी हुआ है, ये कब हुआ है, गांधी और इरविन समझौता हुआ है सविनय अवज्ञा, उसमें हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आंसर इसका डी है। अगला आते हैं इसके बाद फिर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया, ये बार बार आता है ये प्रश्न, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से स्वदेशी आंदोलन नहीं आएगा, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश से नहीं आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ नहीं आएगा, असहयोग आंदोलन इसमें आएगा, बिल्कुल यही आंसर इसका आएगा। पहली बार असहयोग आंदोलन में चरखे को अपनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे, ठीक। अभी तो बिताने लायक ही नहीं, बिल्कुल लाला लाजपत राय होंगे नहीं, अरविंद घोष नहीं होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल तो हो ही नहीं सकते, केवल महात्मा गांधी, ठीक है। आगे आते हैं इसके बाद फिर देखो, अगला देखो, निम्न में से किसने स्वराज दल का विरोध किया था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा की गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने रोक दिया था, जिससे ये दोनों नाराज हो गए थे, ठीक। और ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे, ये सचिव बने थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल का विरोध किया था। देखो, CR दास तो अध्यक्ष थे, नहीं कर सकते। हकीम अजमल खान ये भी नहीं करेंगे। C राजगोपालाचारी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था, क्योंकि वो उसके सचिव थे। आगे देखो, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, फिर से आ गया डेट, देखो 1920 में नहीं, 1922 में नहीं, 1921 में नहीं, 1923 में बल्कि क्या हुआ था, स्वराज दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे आते हैं, 1923 के निर्वाचन में स्वराज दल ने निम्नलिखित प्रांतों की विधान परिषद, ठीक है, में बहुमत हासिल प्राप्त किया था। संयुक्त प्रांत में नहीं आए थे, बंगाल में नहीं आए, पंजाब में भी नहीं आए, बल्कि मध्य प्रांत में लोग जीते थे। और मध्य प्रांत में क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने निर्मित की थी। तो आंसर में केवल एक ही आएगा, ABC नहीं आएगा, AB नहीं आएगा, ABCD भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1923 में स्थापित स्वराज दल के प्रथम सचिव बने थे। अब भी मैंने बताया ही, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं आएगा, विठल भाई पटेल भी नहीं आएगा, आंसर इसका बी है, ठीक है। आगे आते हैं इसके बाद, निम्न में से कौन स्वराज दल का नेता नहीं था। तो CR दास तो बिल्कुल थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं थे, जयकर भी कुछ टाइम के लिए रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी स्वराज दल के नेता नहीं रहे, ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के दुखी होकर के क्या हुआ, 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष CR दास और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर देखो, अब हम इस वीडियो के आखिरी में आ गए हैं, ठीक है। तो आखिरी में आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम पे भी शेयर कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी देखिए, फेसबुक हमारा वाला भी है, वो भी देखिए, अपने में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में अगर कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी अगर आपका कोई चैनल तो उस पर भी प्रमोट आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो पढ़ाया गया, इस पर जो ये PDF इस्तेमाल किया गया है, ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, पेड कोर्सेस में जाएंगे, ऐप में, यानी कि कंपटीशन एकेडमी का एक ऐप है, उसको ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। और पेड कोर्सेस के एकदम लास्ट में नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखा होगा, यूट्यूब नोट्स, ठीक है, यूट्यूब नोट्स करके लिखा होगा। उस नोट्स में जैसे ही आप जाएंगे, हिस्ट्री लिखा होगा, इंडियन हिस्ट्री, उसमें जाकर देखेंगे तो प्रीवियस वाला वीडियो का भी क्या होगा, आपको वहां पर जाकर के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, पहले वाले वीडियो का भी और इस वाले वीडियो का भी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।